Assalamu alaikum class. Today our topic is statics, dynamics and comparative statics. आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे कि स्टैटिक्स कब होती है, डायनामिक कब होती है और कंपैरेटिव स्टैटिक्स किन किन केसेस में हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक स्टैटिक्स। इसका मतलब होता है स्टैटिक्स मीन रेस्ट में होना, कांस्टेंट होना, मूवमेंट ना होना। ठीक है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स मूवमेंट होगी लेकिन कॉन्स्टेंटली होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपका फ्यूचर में इन्वेस्ट होगा और फर्दर वही इन्वेस्ट होगा, वही आउटपुट आएगी, वही इनकम लेवल होगा। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो स्टैटिक्स रहेगी, यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो सेम रहेगी। आपका पॉपुलेशन नहीं चेंज होगी, लोगों का टेस्ट नहीं चेंज होगा, कैपिटल वगैरह की सप्लाई या लेबर की सप्लाई, प्रोडक्शन मेथड नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट होंगी। मींस कांस्टेंट चेंजिंग्स आएंगी लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, स्टेडी पेस में होंगी। ठीक है, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं स्टैटिक कंडीशन को कि आप जब पिक्चर खींचते हो एक मूवमेंट की, एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप एक पिक्चर खींचते हो तो वो स्टैटिक कंडीशन होती है। लेकिन एक ही टाइम पे जब आप डिफरेंट पिक्चर्स खींचोगे तो वो आपकी डायनामिक सिचुएशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन है कि आपकी जो कॉन्स्टेंटली आप एक चीज़ को कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट बढ़ रही है, एक पीरियड में जितनी थी उतनी ही अगले पीरियड में बढ़ेगी। ठीक है, और ज़्यादातर जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई मॉडल्स आपके केन्स के या क्लासिकल्स के, वो स्टैटिक एनालिसिस पे बेस करते हैं, जहाँ पे टाइम जो है, टाइम पीरियड एक फिक्स्ड होता है और इकोनॉमिक यूनिट जो है वो सेम वे में जो है वो चेंज होते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में आप इकोनॉमिक एनालिसिस में कुछ चीज़ों को कांस्टेंट काट देते हो। ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ों को ही देखते हो जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, लेकिन दूसरी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे समटाइम्स हम जो आपकी डिमांड या सप्लाई की थेरियाँ, उसमें हम कहते हैं कि टेस्ट नहीं लोगों का चेंज होगा। ठीक है, इनकम नहीं चेंज होगी, उनके रिसोर्सेज नहीं चेंज होंगे। ठीक है, पॉपुलेशन नहीं चेंज होगी, तो वो स्टैटिक एनालिसिस होता है। ठीक है, आपने केन्स की जनरल थेरीज पढ़ी होंगी, क्लासिकल मॉडल्स पढ़े होंगे, उनमें आप देखते हो कि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया जाता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, कैपिटल एक्यूमुलेशन वगैरह, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस कांस्टेंट होते हैं, तो ये स्टैटिक एनालिसिस होता है आपके इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स डायनामिक्स है, यानी कि आपके वेरिएबल्स में चेंजिंग्स आएंगी। आपके वेरिएबल्स में चेंजिंग्स आने की वजह से आपके इकोनॉमिक जो इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज होगा, वो स्टैटिक नहीं रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट एक पीरियड में कम इंक्रीज़ हो रही है, अगले में भी ज़्यादा हो जाए, या इनकम अभी आपकी कम है तो नेक्स्ट पीरियड में ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपकी इनकम पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू उन्होंने बताया कि आपकी इकोनॉमी भी इक्विलिब्रियम पे थी जब टीम 1 था, लेकिन आपके इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर आपके इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग्स आने से आपकी इकोनॉमी ग्रो अप किया और आपके पास जो सेकंड इक्विलिब्रियम है वो सी है टाइम 2 पे। ठीक है, फिगर ये बता रही है। डायनामिक्स एनालिसिस होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो चेंजिंग्स आती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अप एंड डाउन जो है वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आती हैं। आपके कोवर्ट थ्योरम में भी आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जो है वो साइक्लिकल चेंजिंग्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये सारा जो है प्रोसीजर ये आपका डायनामिक्स एनालिसिस में आता है। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स। कंपैरेटिव बेसिकली आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों को लेके बनता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टैटिक्स में आपका एक इक्विलिब्रियम से आप जंप कर जाते हो दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ। यहाँ पे आपका जस्ट एक पॉइंट नहीं चेंज होता, आपका पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपका इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट रहते हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें चेंजिंग्स आने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, और या फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके डिमांड कर्व में चेंजिंग्स आएंगे। जब डिमांड कर्व में चेंजिंग्स आएंगी तो आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है, और जब वो शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, देन आपका पास ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम टोटली चेंज हो गया है। ठीक है,
आपके एक्सोजीनियस कुछ वेरिएबल्स थे जिन्होंने आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक्स में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। और मेनली आपके टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस इकोनॉमिकली, ठीक है। और एंडोजीनियस वो वेरिएबल होता है जो आपके विद इन द मॉडल जो है डिटरमिन होता है, यानी कि वो अफेक्ट हो रहा होता है दूसरे वेरिएबल से, और उससे डिपेंडेंट वेरिएबल भी समटाइम्स कहते हैं, और समटाइम्स वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। और एक्सोजीनियस वेरिएबल वो होता है जो आउटसाइड ऑफ द मॉडल जो है वो डिटरमिन होता है, यानी कि उसको कोई दूसरा वेरिएबल इफेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो जो आपके आउटपुट में चेंजिंग्स ले आता है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग्स ले आता है, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट आपका इक्विलिब्रियम ही चेंज कर जाता है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल आपके ISLM मॉडल की है। हम कहते हैं कि आपके गुड्स मार्केट IS होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो होता है आपका, उसमें इंटरेस्ट रेट और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन के थ्रू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को उन्होंने इक्वल किया होता है। अगर फॉर एग्जांपल IS कर्व जो है आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी शो करता है, तो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल है, और एक्सोजीनियस जब वो इफेक्ट करेगा तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएंगे। जब आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो आपका डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, उसमें भी इक्विलिब्रियम चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो आपके इक्विलिब्रियम चेंज होता है वो आपका कंपैरेटिव स्टैटिक्स है। ये देखें अब यहाँ पे ये स्टैटिक्स नेचर है, जब ये जंप कर रहा है ये डायनामिक नेचर हो गया, और फिर स्टैटिक्स नेचर पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, बताया कि आपकी इनकम चेंज कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर रही है। और ये जो हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट कर्व है ये आपका केन्स का कर्व है, जिसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मींस जो आपके इनकम के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होती, बल्कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है, ठीक है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट के इनकम के चेंज होने से चेंज होती है। और ये आपका सेविंग कर्व है, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। E1 से E2 पॉइंट पे आ जाएगी। ये वाली जो E1 पॉइंट है ये स्टैटिक्स है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो जंप कर रहा है वो आपका डायनेमिक है। और टोटल ये जो प्रोसीजर है ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।